हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ये छोटी सी जानकारी हमारी संस्थान के बारे में, आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ पर हम चर्चा करते हैं, इंडिया चाइना स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। दोस्तों, एक भारत चीन के बीच में रणनीतिक आर्थिक वार्ता का आयोजन दिल्ली में किया गया। ये इस प्रकार की छठी वार्ता थी। ये दोनों ही देशों के बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता होती है जिसमें दोनों ही देशों की मुख्य प्लानिंग से संबंधित जो बॉडीज़ हैं वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती हैं। भारत की ओर से नीति आयोग ने इसमें भाग लिया और चाइना की ओर से एनडीआरसी ने। दोस्तों, इसी के साथ इंडिया और चाइना की एक दूसरी इनफॉर्मल समिट हुई है, सेकंड अनौपचारिक बैठक। इस समिट का आयोजन दोस्तों ममल्लापुरम तमिलनाडु में किया गया। ये एक अनौपचारिक सम्मेलन था। दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये लिए गए हैं कि एक हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा दोनों के देशों के बीच में। 2020 को जो है इंडिया चाइना कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के लिए एक इस तरीके से इस साल को मनाया जाएगा। और दोस्तों, सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप दी जाएगी तमिलनाडु और फुजियान को। और जो है ये समिट जो है इस प्रकार की जो पहली समिट जो हुई थी वो दोस्तों 2018 में हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सिस्टर सिटी रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सिस्टर सिटीज़ आर फॉर्म ऑफ लीगल और सोशल एग्रीमेंट बिटवीन टाउन सिटीज़ कंट्रीज स्टेट्स एट 17 इन जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल डिस्टिंक्ट एरियाज टू प्रमोट कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, 17 ऐसी जगह होती हैं भौगोलिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जहाँ पे अलग अलग विषयों पर दोनों ही देशों के उन प्रांतों में आपस में मेलजोल कराने की कोशिश की जाती है। इसी को हम सिस्टर सिटी रिलेशनशिप बोलते हैं। कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट हुए हैं, जैसे औरंगाबाद और दनहुआंग ये चाइना और भारत के बीच में, हैदराबाद, किंगदाओ, चेन्नई और चोंगोइंग ये भी चाइना में है, अहमदाबाद और कोब दोस्तों ये जापान के साथ है, और दिल्ली और शिकागो जैसा कि आप जानते हो यूएस के साथ है। अगला हम लोग देखते हैं 34th स्टेटहुड डे अरुणाचल प्रदेश, चाइनास का ऑब्जेक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, चाइना इसको शुरू से ही अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। हुआ यूं कि इस बार हमारे होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर गए थे और उनके 34th स्टेटहुड डे यानी ये 34वां दिवस था जब उनके राज्य की स्थापना हुई थी, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। उन्होंने वहाँ पर विकास के से संबंधित अनेक परियोजनाएं शुरू करी। तो दोस्तों, वो परियोजनाएं जो है उद्योग और सड़क से संबंधित थी। इस पर चीन को जो है ऑब्जेक्शन है। चीन ये कहता है कि ये उसका एक डिस्प्यूटेड एरिया है भारत के साथ और इस तरीके से उसने ऑब्जेक्शन जताया है। लेकिन हाल ही में भारत का स्टैंड क्लियर है कि जो है अरुणाचल प्रदेश हमारा स्टेट है और रहेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक। दोस्तों, ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है। इस संस्थान को जो है ये इस सूचकांक को जो है 2020 जनवरी में जारी किया गया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि किसने इसको जारी किया। तो दोस्तों, मैं बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की संस्था ने इसको जारी किया है। ये संस्था ये कहती है कि यदि किसी देश के सामाजिक बदलाव में 10% की वृद्धि होती है, सामाजिक बदलाव यानी दोस्तों हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, तो उस देश की सामाजिक एकता मजबूत होती है, यानी सोशल यूनिटी वहाँ पर ज़्यादा देखी जा सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी वर्ष 2030 तक लगभग 5% की वृद्धि होगी अगर सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है देशों के सुधरते रहे तो। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार यदि सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाए तो सार्वजनिक लाभ जो है ज़्यादातर चीन, अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी को ज़्यादा होगा। और रैंकिंग का आधार क्या होता है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें जो है विश्व आर्थिक मंच ने रैंकिंग के लिए विश्व के 82 देशों को जो है इसमें 5 कसौटियों पर परखा है, जिसमें स्वास्थ्य, एडुकेशन, टेक्नोलॉजी यानी हेल्थ, एडुकेशन, टेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है। कामकाज और संरक्षण व संस्थान इन्हें भी 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मुख्यतः तो हेल्थ, एडुकेशन, टेक्नोलॉजी को ही इन्होंने ज़्यादा बेस बनाया है। यह दर्शाता है कि उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और आजीवन शिक्षा का सामाजिक बदलाव में बड़ा योगदान है। और ये ठीक भी है दोस्तों, अगर वेतन प्रॉपर मिलेगा तो आप अपनी जो है नीड्स पूरी कर पाएंगे, सोशली आप अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे और बेहतरीन शिक्षा के आप हकदार हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित है। भारत का ये दोस्तों प्रश्न आपसे पक्का पूछा जा सकता है कि भारत का इसमें जो है कुल
82 देशों में 76वां स्थान रहा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की ज़्यादातर संभावना है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों ये अगली न्यूज़ है हैनले पासपोर्ट सूचकांक, यानी हैनलेस पासपोर्ट इंडेक्स। ये बेसिकली हैनलेस एंड पार्टनर्स मिलके जारी करते हैं दोस्तों। इस बार भी इन्होंने वर्ष 2020 के लिए ये इंडेक्स जारी किया है हैनलेज एंड पार्टनर्स ने, और इस इंडेक्स का नाम है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। दोस्तों बेसिकली ये क्या है कि ये किसी भी देश के पासपोर्ट की स्ट्रांगनेस को दर्शाता है। तो जैसे अगर ये किसी देश का हैनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे बेहतरीन है, तो इसका मतलब है कि उस देश के नागरिकों को दूसरे देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल वाली एंट्री मिलेगी। और थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। फैमिली और पार्टनर्स, हैनले और पार्टनर्स के उक्त पासपोर्ट सूची अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की जाती है। इस सूचकांक में देशों की रैंकिंग इस आधार पर की कि उस देश के पासपोर्ट धारक को बिना वीज़ा, यानी अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, सपोज़ करो आपको इंग्लैंड जाना है और आपके पास वीज़ा नहीं है, तो इंग्लैंड में जो है आपको जाते ही वीज़ा जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। यानी आपको जैसे ही उनको पता लगेगा कि आप वहाँ पहुँचे, वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे, कोई वहाँ रोक टोक नहीं होगी, यानी पहले से आपको वीज़ा नहीं चाहिए होगा। तो जापान के जो नागरिक हैं वो इस मामले में सबसे ज़्यादा लकी हैं कि उनको दूसरे देशों में जाने के लिए यानी 191 ऐसे देश हैं जहाँ पर जापान के नागरिक अगर जाएँ तो उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वहाँ जाते ही वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन इस सूचकांक में भारत की स्थिति थोड़ी सी दोस्तों ख़राब है, क्योंकि भारत इस वर्ष की रैंकिंग में 84वें स्थान पर आया है, जबकि पिछले बार भारत 82वें स्थान पर था। और भारत के लोगों को मात्र 58 ही देश ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री भारत के लोगों को मिल जाती है। और दोस्तों इंडेक्स में भारत के साथ इस रैंकिंग पर अगर कोई दूसरा देश है तो तजाकिस्तान है, याद रखिएगा। एक अगला इंडेक्स है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। दोस्तों ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020। 15 जनवरी को ये जारी की गई है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के 15वें संस्करण, यानी ये इसकी 15th एडिशन था दोस्तों, में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ठहराव के बढ़ते जोखिम का सामना कर रही है। यानी दोस्तों एक तरीके का एक स्टेग्नेशन देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी पर। और दोस्तों जलवायु परिवर्तन उम्मीद से अधिक खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से कार्बन एमिशन हो रहा है, तो हमारे एनवायरनमेंट पे इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो हमने जितना सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा इसके इफेक्ट्स एनवायरनमेंट पे, नेगेटिव इफेक्ट्स एनवायरनमेंट पे देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट में वैश्विक जोखिम को 5 बिंदुओं में वर्गीकृत किया गया है। ये पाँचों बिंदु आप लोग एक बार देख सकते हैं। कंप्यूटेशनल कन्फ्रंटेशन, ह्यूमन साइड रिस्क, पावर एंड वैल्यू, प्रिपेयरिंग फॉर सी लेवल राइज, ट्रांसफॉर्मिंग बायोलॉजिकल थ्रेट्स। तो दोस्तों ये इतना हालांकि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको देख सकते हैं, वो ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज़ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो है भारत यात्रा हुई थी। आप सभी को याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार भारत यात्रा आए थे, और ख़ास बात यह है कि ये उनकी स्टैंड अलोन विजिट थी। यानी वो पहले जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति आते थे तो वो साउथ एशिया के दूसरे भी देशों में या मिडिल ईस्ट में जो है यात्राएं किया करते थे, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप हैं कि अमेरिका से चले भारत के लिए और वापस भारत से अमेरिका के लिए ही चले, इसीलिए हम इसको स्टैंड अलोन विजिट कह रहे हैं। तो दोस्तों इस विजिट में अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप वो सपरिवार आए थे। 24 और 25 फरवरी को भारत में थे। उनके साथ उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप, उनकी डॉटर इवांका ट्रंप और उनके दामाद और वरिष्ठ सलाहकार जैरेड कुशनर भी थे उनके साथ में। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह पहली यात्रा है भारत की, लेकिन इससे पहले 7 अमेरिकी राष्ट्रपति जो है भारत की यात्रा कर चुके हैं, मतलब वो 7वें थे। और एक कार्यक्रम का आयोजन जो है भारत सरकार की तरफ से किया गया, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से अमेरिका में हाउडी मोदी जो है कार्यक्रम हुआ था ह्यूस्टन में। तो यहाँ पर भारत में जो कार्यक्रम किया गया उसका नाम था नमस्ते ट्रंप। और दोस्तों आपको याद होगा कि ये अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जहाँ पे ट्रंप ने जो है भारतीय जनता को संबोधित किया था। इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोग थे उस स्टेडियम में, और ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है मोटेरा स्टेडियम। तो दोस्तों ये एक आपसे पूछा जा सकता है। और दोनों ही देशों के बीच में बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें व्यापार, आतंकवाद से मुकाबला और ऊर्जा सहित विभिन्न विषयों पर दोनों ही लीडर्स की चर्चा हुई। एक और अहम चर्चा इसमें हुई है सामरिक मुद्दों पर। दोस्तों आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि चीन का जो है प्रभाव कहीं ना कहीं विश्व में बढ़ रहा था, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसको कंटेन करने के लिए भारत ने भी एक संगठन बनाया है क्वाड। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस क्वाड में जो है 4 सदस्य होंगे, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इस संगठन को मजबूती देने के लिए भी दोनों पक्षों ने जो है सहमति जताई है। और क्वाड जो है आने वाले समय में स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक संगठन होगा।
दोनों देशों के बीच 3 अरब यानी अर्थात 21.6 हज़ार करोड़ के रक्षा से संबंधित समझौते हुए, जिसमें नौसेना के लिए 24 MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर तथा थल सेना के लिए 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद भी शामिल है। यानी अमेरिका से अब भारत जो है ये हेलीकॉप्टर खरीदेगा। ये आपसे पूछ सकता है कि 24 MH-60 रोमियो सी हॉक और 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से भारत द्वारा खरीदे जा रहे हैं, तो इसका उत्तर अमेरिका हो जाएगा। इसके अलावा जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड समझौता हुआ, चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा से रिलेटेड यानी सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ समझौते हुए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट था। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, पुर्तगाली राष्ट्रपति की भारत यानी पोर्चुगल के जो प्रेसिडेंट थे उनकी भारत यात्रा हुई और इनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। ये जो है भारत आए थे दोस्तों और भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर आए थे, यानी इनको भारत के राष्ट्रपति ने एक इन्विटेशन भेजा था और ये इनकी जो भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। ये पुर्तगाल की के जो राष्ट्रपति थे, इनकी भारत में पहली यात्रा थी। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि दोस्तों दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने कई मुद्दों पर जो है समझौते साइन किए हैं, जिसमें समुद्री विरासत हो गई, समुद्री परिवहन यानी ओशन जो ट्रांसपोर्ट है, या बंदरगाह विकास, पोर्ट डेवलपमेंट, प्रवास और गतिशीलता, स्टार्टअप्स और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड। लेकिन दोस्तों इन पे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे ज़्यादातर सवाल जो है इतने टफ नहीं पूछेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मार्सेलो रेबेलो डी सोसा की जो है कहाँ के राष्ट्रपति थे, क्या इनकी जो है यात्रा से संबंधित अगर कोई प्रमुख तथ्य हैं तो वो पूछे जा सकते हैं। और ये एरोस्पेस, नैनो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या ऑडियो विजुअल उत्पादन योग, इनसे रिलेटेड जो है कुछ समझौते हुए हैं। खास बात दोस्तों ये है कि इस समझौते में गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय नौवहन धरोहर संग्रहालय बनाया जाएगा, एक म्यूजियम बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये नौवहन से रिलेटेड है और ये म्यूजियम बनाया जाएगा और इस पर सहमति हुई है। और इसके अलावा भारत के पोत परिवहन मंत्रालय के मध्य और पुर्तगाल के रक्षा मंत्रालय के बीच में भी एक समझौता हुआ है, जिसमें C-390 मीडियम स्ट्रैटेजिक लिफ्ट सैन्य परिवहन विभाग परियोजना हेतु समझौते शामिल हैं। अगला दोस्तों हम न्यूज़ देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे अभी वहीं अमेरिका में इम्पीचमेंट चलाया गया था। इम्पीचमेंट यह है कि महाभियोग चलाया था, यानी डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें ये आरोप मुक्त हो गए। अमेरिकी संसद के उच्च सदन यानी अपर हाउस सीनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग के सभी आरोपों से उन्हें मुक्त किया। तो दोस्तों इन पे चला था महाभियोग, लेकिन जैसा कि आप जानते हो अपर हाउस में जो रूलिंग पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उनकी बहुमत होती है, तो इसलिए वहाँ से बच के निकल गए। डोनाल्ड ट्रंप से पहले ये पे 2 आरोप थे, एक तो मिसयूज़ ऑफ पावर का, शक्तियों के दुरुपयोग का इन पे पावर था, और दूसरा इन पे ये था कि इन्होंने कांग्रेस पे कहीं ना कहीं दबाव डाला कि आगामी चुनावों में वो उनकी मदद करें। और दोस्तों उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका में 2 और राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया गया। ये पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया, तो एक तो बिल क्लिंटन है और इन पे चलाया गया था 1998 में, और एक जॉनसन है तो इन पे चलाया गया था 1868 में। तो दोस्तों होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ये हमारी संस्था है सरदार पटेल आश्रम, जहाँ पर हम लोग विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं, जिसमें RPSC, RSMMB से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड तैयारी होती है। विशेषकर यहाँ पे RAS और IAS की आपको कोचिंग दी जाती है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप सरदार पटेल आश्रम कोटा, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।